हम लोग अब वीडियो बना रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, सेमेस्टर 2 का जो MMHRM का सेकेंड पार्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इस चैप्टर में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं नेचर एंड स्कोप। नेचर एंड स्कोप। तो मीनिंग ऑफ HRM क्या है? HRM एक मैनेजमेंट का काम, मैनेजमेंट का फंक्शन कंसर्न विथ, इनका काम क्या है? हायरिंग, मोटिवेटिंग एंड मेंटेनिंग द वर्कफोर्स। लोगों को जॉब पे रखना, उनको मोटिवेट करना और उनका स्टाफ को छोड़ के नहीं जाए, उनको मेंटेन करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील्स विद इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉय का हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब काम वो लोग करते हैं। लोगों को हायर करना मतलब जॉब पे रखना, ट्रेनिंग देना मतलब काम सिखाना, डेवलपमेंट मतलब उनका फ्यूचर ग्रोथ करना, कॉम्पनसेशन मतलब उनका सैलरी वगैरह डिसाइड करना, मोटिवेट करना, उनसे लगातार बातचीत करना और उनका डिटेल मेंटेन रखना का एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन निकलवाया जा सके एक एम्प्लॉय से। तो HRM का स्कोप क्या क्या है, ये लोग का काम क्या क्या है, वही बताया। स्कोप का मतलब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस का अप्रेजल माने उनका काम को चेक करना और अब उनको प्रमोशन देना या ट्रांसफर देना या सैलरी बढ़ाना, वो सब करना। तो अप्रेजल मतलब होता है चेकिंग एंड उनको उसका फिर रिवॉर्ड देना। प्लानिंग करना ह्यूमन रिसोर्स का, कब कितना स्टाफ लगेगा और कितना स्टाफ चाहिए, ऑलरेडी कितने हैं, नए कितने बुलाएं, उनका ट्रेनिंग कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका प्लानिंग करना, नए एम्प्लॉय का और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय दोनों का। मोटिवेशन मतलब उनको ऐसा क्या करें कि वो लोग काम में अपना पूरा एफर्ट दे, और उनका जॉब को एनालाइज करना, काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, जॉब को डिजाइन करना, जॉब में क्या क्या लगेगा, जॉब को प्रॉपर वे में डिजाइन करना, ये सब डॉक्यूमेंट गैदर करना, ये सब काम करना इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप। अगला बोला इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो मेन ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट गिवन बिलो। गोल हार्मोनी, सारे एम्प्लॉइज को वो जो हर एक का अपना पर्सनल गोल होता है, उसकी जगह ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए उनको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कौन सा एम्प्लॉय किस काम में बेटर होगा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, वो चूज करना, उनको प्रॉपर्ली यूज कर पाना, सही आदमी को सही काम पे लगाना, और सब रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एम्प्लॉइज का रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बनाना, यानी बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना, यानी कौन टॉप मैनेजमेंट होगा, कौन मिडिल, कौन लोअर, कौन किसके अंडर में होगा, ये सब सेटअप करना। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन करना मतलब एम्प्लॉय के नीड्स को पूरा करना, उनको वो फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज देना। स्टाफ का डेवलपमेंट करना मतलब उनको फ्यूचर ओरिएंटेड काम सिखाना, उनको उनका नॉलेज, स्किल, एबिलिटी को आगे बढ़ाना, उनमें क्रिएटिविटी लाना, ये सब करना है। ये सब करने को बोलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ HRM, या HRM का क्या फायदा है। नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी फीचर्स का बात हो रहा है। नेचर माने फीचर्स, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है। इनका कुछ अपना प्रिंसिपल्स, कुछ पॉलिसीज होता है जो फॉलो किया जाता है। इनका काम है एम्प्लॉय से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन निकलवाना। परवेसिव फंक्शन हमारे सब जगह लगता है HRM का फंक्शन क्या, ऊपर जो पढ़े वही दोबारा बोल दिया लोग। ह्यूमन रिसोर्स ये मैनेजमेंट का एक एसेट है, ये एम्प्लॉय टर्नओवर को रोकता है, माने एम्प्लॉय जल्दी जल्दी जॉब छोड़ के नहीं जाए। HRM ये काम करता है, ये लोग ऐसे प्लानिंग करता है ताकि लोग जॉब छोड़ के नहीं जाए। कौन क्या काम करेगा या क्या काम में क्या काम करना है और कितना पेड होगा किस काम के लिए, ये सब डिसाइड करना। HRM में प्रोफेशनल लोग लगते हैं, मतलब ये लोग ह्यूमन रिसोर्स का पढ़ाई करके आते हैं, तो दे नो इट वेरी वेल कि क्या परफॉर्मेंस उनको करना है। टास्क आर एलोकेटेड अमंग इट्स मेंबर, ये लोग काम का डिवीजन करते हैं, कौन आदमी क्या काम करेगा, कौन किसके अंडर में होगा। अपार्ट फ्रॉम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉय चेक, यहाँ पे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस चेक करते हैं ये लोग, यही सब इनका काम है। जॉब एनालिसिस, किस काम में क्या लगेगा, वो सब करते हैं। यूनिट 2 बोल रहा है
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड बी रिक्रूटेड, ताकि काम एकदम परफेक्टली हो। किस जॉब में किस तरह के लोगों को रखना, व्हाट काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, इंश्योर दैट रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज मेंटेन इन लाइन, जो क्वालिटी या जो कॉम्पिटेंसी चाहिए एक आदमी में वो मेंटेन हो, उसी टाइप का लोगों को जॉब पे रखा जाए जिस काम में जैसा क्वालिटी या जैसा कॉम्पिटेंसी चाहिए। अब एक नॉर्मल अगर जनरल एंट्री पास करने के लिए आदमी रखना तो सीए नहीं रखेंगे ना, और वैसे ही अगर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन एंड ऑल वो सब काम करवाना है तो एक सीए रखेंगे। ये लोग को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में यही काम करना पड़ता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब यही है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये डिसाइड करना, बैलेंस मेंटेन करना डिमांड और सप्लाई ऑफ वर्कर में। कितने लोगों को ऑलरेडी मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ कितना काम है, तो हाउ मच वर्क, ये प्लान करना। तो ऑलरेडी कितने लोग एम्प्लॉयड है, मेरा वर्क फोर्स अभी है क्या, एंड हाउ मच मोर इज रिक्वायर्ड। तो ये सब प्लानिंग करना ह्यूमन रिसोर्स का काम है। तो दो मेन प्लानिंग का बात हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब दो मेन मीनिंग हो रहा है, कितने लोगों को रखे एंड राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जरूरत क्यों है, ताकि लेबर लोग जॉब छोड़ के नहीं भाग जाए। किसका क्या जरूरत है, किस काम में क्या जरूरत है, कहाँ पे शॉर्टेज है एम्प्लॉय का, कहाँ सरप्लस है, ये पता लगाना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का काम है। प्लानिंग यही मदद करेगा, ये पता लगा के देगा। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा इससे। तुम्हारे एग्जिस्टिंग मैन पावर में कितना गैप है, मतलब मान लो मेरे यहाँ पे 5 सेक्शन है, मेरे यहाँ 2 अकाउंट का टीचर है, मेरे यहाँ 6 सेक्शन है और 2 अकाउंट का टीचर है, मेरे को 2 लग रहा और 2 रख ले तो काम हो जाएगा। टोटल 4 लोगों से काम हो जाएगा तो और 2 रख लेने से काम हो जाएगा। यही तो प्लानिंग है। तो ये गैप को पूरा करता है ये प्लानिंग। रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सन, अगर कोई आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसकी जगह दूसरा किसको रखे, या कोई छोड़ के गया तो उसकी जगह एग्जैक्टली कौन सही रहेगा। एक्सपेंशन प्लान, जब बिजनेस को बड़ा करेंगे तो और एम्प्लॉयज लगेंगे तो उसके लिए प्लानिंग करने का काम भी एचआरएम का प्लानिंग का पार्ट है। अवेयरनेस क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन में कि लोगों को अपना काम ठीक से कैसे करना है, ये सब मैन पावर प्लानिंग का बात हो रहा है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्या क्या फैक्टर तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इम्पैक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, बिजनेस में बहुत अनसर्टेनिटी होता है, कभी भी कोई भी जॉब छोड़ के चला जाता है, कभी भी प्लान पॉलिसीज बदलना पड़ सकता है। तो हमेशा वो बैलेंस ढूंढना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसलिए जरूर, प्लानिंग पे क्या क्या चीज़ों का इम्पैक्ट होगा, तो एनवायरनमेंट बदलेगा तो उसका प्लानिंग पे इम्पैक्ट होगा। कई बार इंफॉर्मेशन प्रॉपर अवेलेबल नहीं होता तो वो भी तुम्हारे बिजनेस के प्लानिंग को या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इम्पैक्ट करता है कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं था। अलग अलग टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप का प्लानिंग चाहिए और हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये भी इम्पैक्ट करता है। The implied given part of organization work to outside party, कई बार आउटसोर्स करना पड़ता है काम, ये भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है कि कब कितना काम आउटसोर्स करे, कब कितना काम इंटरनली करे। टाइम पीरियड का प्रॉब्लम होता है क्योंकि कई एक प्लान लॉन्ग टर्म होते हैं, कई एक प्लान शॉर्ट टर्म होते हैं, तो उस हिसाब से तुमको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ता है। नेचर ऑफ जॉब, काम कितना इजी या डिफिकल्ट है उसके हिसाब से तुमको प्लानिंग करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रेटेजी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। तो ये सब फैक्टर है जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इम्पैक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्यों ये प्लानिंग करने का जरूरत है, ताकि टैलेंटेड पर्सन चूज हो सके। सही प्लानिंग करेंगे तभी तो सही आदमी सेलेक्ट होगा, ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइज हो। सही प्लानिंग करेंगे तो सभी तो सही आदमी को सही काम देंगे, वरना कॉमर्स वाले को बोलेंगे जाओ प्रोडक्शन देखो, इंजीनियर को बोलेंगे जाओ अकाउंट देखो, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लानिंग होगा तभी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा स्टाफ का। फ्यूचर में कितने लोगों को जरूरत पड़ेगा, अगर प्रॉपर प्लानिंग होगा तो आज ही एनालाइज कर पाएंगे, तो जब तुरंत जरूरत होगा तुरंत नया एम्प्लॉय अपॉइंट हो पाएगा। कोई भी चेंज आएगा एनवायरनमेंट में तो इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अगर प्लानिंग सही होगा तो। यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 बोलता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आप लोग कॉमर्स या जो लोग भी बीएसटी पढ़े हैं सीबीएसई में,
और जो लोग ISC में कॉमर्स पढ़े वो लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं स्टाफिंग, उसमें से ये 2 पार्ट था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्टेप्स में। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को इंड्यूस करना या अट्रैक्ट करना कि वो तुम्हारे यहाँ पे जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करो। तो इंड्यूसिंग या फिर अट्रैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स to apply for the job, to apply for job interview, जॉब इंटरव्यू के लिए वो लोग अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट का क्या क्या सोर्स है? इंटरनल और एक्सटर्नल दो होता है। इंटरनल मतलब जो तुम्हारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हीं में से इंटरव्यू लेकर जो वैकेंसी हुआ है उसको फुलफिल करना। मान लो मेरे यहाँ पे 4 जूनियर मैनेजर है, अब सीनियर मैनेजर का पोस्ट खाली हुआ है, उन 4 जूनियर मैनेजर का इंटरव्यू लिया, उन्हीं में से एक को सीनियर बनाए। या कोलकाता ब्रांच में बहुत सारे एम्प्लॉयज थे, दुर्गापुर ब्रांच में खाली हुआ है जगह, तो जो सरप्लस एम्प्लॉय है कोलकाता ब्रांच के, उनको दुर्गापुर ब्रांच में भेज दिए। तो इंटरनल जो ऑलरेडी यहाँ मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, उन्हीं का इंटरव्यू के लिए लेके वैकेंसी को फिलअप करना। इंटरनली 2 तरीके से हो सकता है, ट्रांसफर या प्रमोशन। ट्रांसफर मतलब हायर पोस्ट पे भेजना, सॉरी प्रमोशन मतलब हायर पोस्ट पे भेजना, और ट्रांसफर मतलब एक ब्रांच या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देना। तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर था, तुमको सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया, ये हुआ ट्रांसफर। तो फ्रॉम वन पोस्ट टू अदर, सेम पोस्ट पे ही एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट या एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच पे भेजना। प्रमोशन माने हायर लेवल पे भेजना। तो ट्रांसफर वर्टिकल है, जबकि प्रमोशन हॉरिजॉन्टल है। सॉरी, प्रमोशन वर्टिकल है, ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल है। तो प्रमोशन मतलब ऊपर पोस्ट पे भेजना, तुम जूनियर तो तुमको सीनियर मैनेजर बना दो, ये सब होता है। इसका इंटरनली अगर हम लोगों को रखते हैं, इसका फायदा क्या होगा? मेरे एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ेगा कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करते हैं, तो कंपनी उसको बेनिफिट देता है। तुम अपने एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कर पाओगे इसी तरीके से। कम टाइम में उनको ट्रेनिंग वगैरह देने का काम हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ काम कैसे होता है वो जानते हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा। एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और अपना काम बेटर करेंगे कि दूसरे को मिला प्रमोशन तो हमको भी मिलेगा। उसको एक कंपनी का रूल रेगुलेशन बताया, वो बार बार नहीं बताना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, आउटसाइड से फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा। मेरे यहाँ पे 4 जूनियर है, उन्हीं में से एक को सीनियर बनाएंगे ना। बट अगर हम बाहर से बुलाते तो ज़्यादा स्कोप होता और ज़्यादा नया टैलेंट, नया आइडिया वाला लोग आ सकता था। ऑलरेडी जो मेरे यहाँ काम कर रहा है, उनको तो जो आइडिया है वो लोग वही अप्लाई करेगा जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो लोग। नैरो थिंकिंग होगा, स्टेल आइडियाज, वही पुराना आइडियाज ही यूज होगा। एम्प्लॉयज ना क्या बोलते हैं, लीनियंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा हाँ ठीक है, हम ही में से किसी को प्रमोशन मिल रहा है, बाहर से कोई आ नहीं रहा, ठीक। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो सकता है जब काम में मोटिवेशन नहीं आएगा इस तरीके से। एक्सटर्नल सोर्स माने बाहर से लोगों को बुलाना। तो जो लोग इंटर्नशिप यानी जो लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं उनको जॉब पे बुलाना। रिक्रूटर यानी जो यूनिवर्सिटी है, जिसको तुम लोग वो बोलते हो, क्या बोलते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, वहाँ से इंटरव्यू लेके लोगों को रखना। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होता है, गवर्नमेंट एजेंसी होता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो गवर्नमेंट का एक एजेंसी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वहाँ जाओ। तुम अगर वहाँ अभी तुमको जॉब नहीं मिल रहा है, तुम जॉब ढूंढ रहे हो, तुम वहाँ पे अपना CV वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डाल के आ जाओ। तो कंपनीज वहाँ पे कांटेक्ट करेगा, वो लोग वहाँ से CV कलेक्ट करके तुमको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेगा। वैसे ही प्राइवेट एजेंसीज होता है जिनका काम ही है लोगों को काम दिलाना। वो लोगों को काम दिलाते हैं और तुमसे या उस कंपनी से फीस लेंगे या दोनों से लेंगे। न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड करके भी तुम बाहर से लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला सकते हो। न्यूज़पेपर में ऐड, TV में ऐड, सोशल मीडिया पे ऐड। वॉक इन इंटरव्यू होता है बहुत जगह,
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे गेट वगैरह पे लगा देंगे कि हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है अभी। जनरली ये जूनियर लेबर या लेबर क्लास के लिए होता है, ये भी होता है। यहाँ पे एक और मेथड नहीं लिखा, हम बोल देते हैं, एक दो और है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, तुम्हारे यहाँ एम्प्लॉयज नहीं है, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है। तुम्हारे घर में कलर वलर होता है, बिल्डिंग बनते हैं, देखियो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको बोल दो, वो लेबर प्रोवाइड कर देगा। ये भी एक एक्सटर्नल तरीका है। एक और तरीका ऑनलाइन, तो वो तो तुम जानते ही हो, ऑनलाइन पब्लिशिंग, माने timesjob.com, naukri.com, विकीपीडिया नहीं, उसको क्या बोलते हो, क्या नाम है, लिंक्डइन, वो सब जगह डाल देना डिटेल। इसके अलावा एक और तरीका है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का रेफरेंस। तुम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को बोल रहे हो कि तुम्हारा कोई भाई दोस्त अगर बाहर है जो जॉब ढूंढ रहा है, उसको बुला लो, तो उनके रेफरेंस पे तुम किसी को रख सकते हो। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ऑनलाइन पब्लिशिंग, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का रेफरेंस, रिकमेंडेशन, ये सब तरीका है तुम लोगों को जॉब पे बुला सकते हो। इसका एडवांटेज क्या होगा, फ्रेश टैलेंट आएगा, तुम्हारे पास ज़्यादा लोग होंगे चूज करने के लिए। वो लोग नए नॉलेज, नया ट्रेनिंग लेकर आए होंगे, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उनको आइडिया होगा, वो लोग नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे। डिसएडवांटेज क्या होगा, तुम्हारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को लग सकता है हाँ हम लोग मेहनत किए, बाहर से किसी को बुला के रख दिया। ये टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है बहुत, क्योंकि तुमको एक्सपर्ट रखने पड़ेंगे जो इंटरव्यू लेंगे, उसमें टाइम लगेगा, पैसा भी लगेगा। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट, ये इतना तामझाम क्यों करना है, किसी को भी रख लो जॉब पे, नहीं, क्योंकि इसका फायदा ये होगा जो खुद से इंटरव्यू देने आ रहे हो, जॉब छोड़ के जल्दी से नहीं जाएंगे, पोटेंशियल एम्प्लॉय मिल पाएगा तुमको इससे। तुम नए नए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे तो सोसाइटी का भी भला होगा। तुम ठीक से एनालिसिस करके लोगों को जॉब पे रख पाओगे। तुम कैंडिडेट का जब इंटरव्यू लोगे और लोगे, तुम समझ जाओगे कि ये काम के लायक है कि नहीं, या इसको क्या ट्रेनिंग देने से काम हो जाएगा। तुमको भी नया नया आइडियाज मिलेगा जब लोगों का इंटरव्यू लोगे। तो अनक्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड लोगों को तुम पहले ही अलग कर दोगे, तो ये सब इसका फायदा है। कंपनीज का रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होता है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ सुटेबल रिक्रूटमेंट पॉलिसी। सबको रिक्रूटमेंट का प्रॉपर पॉलिसी बनाना चाहिए कि कैसे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, क्या तरीका होगा इंटरव्यू का, क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे हम, ये सब का प्रॉपर प्लान बना के काम करना चाहिए ताकि क्वालिफाइड लोगों को चूज कर सकें। तो प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए। तुमको तुम्हारी कंपनी का ज़रूरत क्या है पहले वो समझना चाहिए, रिक्रूटमेंट में कितना खर्चा लगेगा पहले वो समझना चाहिए, कौन सा सोर्स तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, इंटरनल की एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में भी कौन कौन सा है, उनमें से कौन सा बेटर होगा तुम्हारे लिए, तो ये सब चूज करना चाहिए। तब जाके तुमको रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। तो रिक्रूटमेंट का स्टेप क्या होगा, पहले रिक्रूटमेंट का प्लानिंग करो कि मेरे यहाँ काम क्या है, उस काम के लिए कैसे लोग लगेंगे, कितना क्वालिफाइड, कितना एक्सपीरियंस लोग चाहिए होगा। अब एक स्ट्रेटेजी डेवलप करो कि कौन कौन से तरीके से तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजोगे कि हमारे यहाँ इंटरव्यू आ जाओ। अब सर्च करना चालू करो, उनका इंटरव्यू जो स्क्रीनिंग करो, मतलब जब वो लोग पहली बार आए तो उनका स्क्रीनिंग करो कि कौन क्या पढ़ा लिखा है, कौन कितना जानता है, कौन इस जॉब के लिए बेटर होगा, कौन बेटर नहीं है उसको हटाओ। ये सब कर इवैल्यूएशन करना और फिर कंट्रोल करना, ये हुआ रिक्रूटमेंट। अब आया सिलेक्शन। सिलेक्शन माने चूजिंग द कैंडिडेट, जो लोग इंटरव्यू देने आए हैं उनमें से किसी को चूज करना, चूजिंग द कैंडिडेट। तुम्हारे नॉलेज, स्किल और एबिलिटी के हिसाब से उनको चूज करना। सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप्स क्या होगा, पहला स्टेप होगा इनिशियल स्क्रीनिंग, माने पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू में ना एचआर इंटरव्यू लेगा और सिर्फ ये सब ही पूछेगा कि आप क्यों यहाँ पे आना चाहते हैं, आप पहले क्या करते थे, आप क्यों जॉब चेंज कर रहे हैं। वो ये चेक करेगा कि कौन आदमी स्टार्टिंग में डिस्क्वालीफाइड है, ये जॉब के लिए नहीं है। मान लो तुम्हारे यहाँ कॉमर्स टीचर का वैकेंसी के लिए इंटरव्यू हो रहा है और कोई फिजिक्स वाला टीचर का आ गया या कोई केमिस्ट्री पढ़ा हुआ बंदा आ गया, तो उसको बोलोगे सर ये इंटरव्यू आपके लिए नहीं। तो अनक्वालिफाइड या इनएलिजिबल कैंडिडेट को वहीं पे हटा दोगे स्टार्टिंग का स्क्रीनिंग में। अब उनसे फॉर्म भरवाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे अपना डिटेल भरेंगे। अब प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, बहुत सारा टाइप का टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट,
नॉलेज टेस्ट यानी तुम्हारा IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब तुम कितना चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए कैपेबल हो, नया नया सिचुएशन, नया नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाओगे कि नहीं। तुम्हारा पर्सनल फीचर कैरेक्टर, तो पर्सनैलिटी कैसा है, तुम्हारा गुस्सा ज़्यादा आता है, इमोशनल ज़्यादा हो, ये सब चीज़ चेक करना ही। तुमको तुम्हारा जो काम दे रहे हैं वो काम का कितना नॉलेज है, यानी उसको बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। तो बहुत सारा टाइप का टेस्ट होगा। तुम्हारा इंटरेस्ट क्या चीज़ में, वो सब चीज़ का टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मतलब हो गया तुमको क्वेश्चन पेपर देंगे, या सॉल्व करके दिखाओ, या बोर्ड पे डेमो दे के दिखाओ, मतलब जिस काम के लिए आए हो वो काम का क्वेश्चन नहीं करना। ये होने के बाद अब जॉब इंटरव्यू होगा तुम्हारे सामने। अब उस फील्ड का एक्सपर्ट आके बैठे। मान लो तुम अकाउंटेंट का जॉब के लिए गए हो, तो उस कंपनी का सीनियर अकाउंटेंट इंटरव्यू लेगा और एकदम काम का क्वेश्चन पूछेगा कि ये सिचुएशन हो तो क्या करोगे, इसको एंट्री कैसे पास करोगे। अगर तुम कोई स्कूल में कॉमर्स का जॉब के लिए जा रहे हो तो डिपार्टमेंट का कॉमर्स हेड तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा एकदम डिटेल चेकिंग होगा, डिटेल बातचीत होगा। तुमको अलग अलग डिफिकल्ट सिचुएशन देके बोलेगा इसमें क्या करते, इसमें क्या करते। बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। अगर कोई रिस्की जॉब हो तो भैया तुम पहले जेल वेल तो नहीं गए हो, तुम्हारे यहाँ पे कोई, तुम्हारे साथ कोई इश्यूज तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तुम्हारे अगेंस्ट कोई केस वेस तो नहीं हो रखा है ना। अब तुमको जॉब ऑफर किया जाएगा। कहीं कहीं पे फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता है, ये रहा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जहाँ पे बहुत भागदौड़ का काम है, जहाँ पे बहुत रिस्की जॉब है, फायर जॉब, ये सब है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जैसे मिलिट्री में होता है, पुलिस में होता है। अब फाइनल सिलेक्शन होगा और तुमको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग का मतलब एक एजुकेशनल प्रोसेस जहाँ पे जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उस काम का तुमको स्किल, कंसेप्ट, नॉलेज, ये सब थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तुमको अकाउंट्स आता है, बट हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर तुम नहीं जानते, तो तुमको सॉफ्टवेयर का पहले तो काम सिखाया जाएगा कि कैसे सॉफ्टवेयर काम करते हैं। तो तुम्हारे को जो स्पेसिफिक काम के लिए रखे हैं उसका स्किल तुमको दिया जाएगा, ये हुआ ट्रेनिंग। जबकि डेवलपमेंट मतलब तुम्हारा करियर डेवलपमेंट का बात, तुम्हारा ग्रोथ का बात, तुमको और नया नया चीज़ सिखाना, तुमको CA का पढ़ाई करवा देना, MBA पढ़वा देना, हायर लेवल का स्किल सिखाना जो तुम जॉब कर रहे हो उसके अलावा। ट्रेनिंग का क्या फायदा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, काम में बेटर काम कर पाओगे, कंपनी को भी बेटर रिटर्न मिलेगा, तुमको भी तुम्हारे सैलरी का, तुमको भी ढंग का सैलरी मिलेगा। अगर तुम्हारा ट्रेनिंग अच्छे से हुआ है तो तुम भी नया नया चीज़ सीखोगे, तुम्हारा स्किल बढ़ेगा। जब तुमको जॉब पे रखेंगे तो तुम ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर समझ पाओगे, काम कैसे होता है हमारे यहाँ, तुम्हारा तभी हम बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग है तुम्हारा तो तुम एब्सेंट कम करोगे, तुम जॉब से डिससेटिस्फाइड कम होगे, तुम्हारा मोरल हाई रहेगा, तुम जॉब छोड़ के भागोगे नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग किया हुआ रहेगा तो तुम्हारा भी ग्रोथ होगा। ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या है, पर्पज ऑफ ट्रेनिंग का वही बेनिफिट है, एम्प्लॉय छोड़ के नहीं भागेगा, ले ऑफ यानी छुट्टी उट्टी कम मारेगा, क्योंकि काम आता है तो काम से डरेगा नहीं, बोर नहीं होगा, तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ेगा काम में अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होके काम करोगे। तुम अगर हमारे यहाँ से जॉब छोड़ोगे कभी तो तुम्हारा आगे दूसरा जगह जॉब पाने का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि तुमको बेटर ट्रेंड हो। तुम कंपनी में प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, यानी कंपनी में वेस्टेज कम करोगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाओगे अगर तुम प्रॉपरली ट्रेंड हो तो। तुम टीम में बेटर काम कर पाओगे, तुम टीम को भी नया काम सिखा पाओगे, नया जो तुम्हारी टीम में नया मेंबर आएगा, तुम ट्रेंड हो तो उसको भी ट्रेनिंग दे पाओगे। और मेरा एम्प्लॉई अगर प्रॉपरली ट्रेंड होगा तो कंपटीशन में कंपनी को भी एडवांटेज है। ट्रेनिंग का दो मेथड है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब काम करते करते ट्रेनिंग देना, वाइल वर्किंग यू आर गेटिंग ट्रेनिंग। तो जैसे जॉब कोचिंग, माने तुमको वर्बली पूरा काम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ काम कैसे होता है। अप्रेंटिसशिप मतलब हम तुमको पहले, तुम फ्रेशली ग्रेजुएट हो, हम तुमको पहले काम करके दिखाएगा, तुमको लगा कि हाँ समझ में आ गया, तुम ऑब्जर्व कर लो हम कैसे कैसे कर रहे हैं, अब तुम काम करो और हम ऑब्जर्व करेंगे। ये होता है अप्रेंटिसशिप। जबकि यहाँ पे एक और इंटर्नशिप, यहाँ पे तुम एक प्रॉपर पढ़ाई करके आए हो बट अभी तुम काम में फ्रेशर हो, तो बॉस तुमको डायरेक्ट काम दे देगा, बोलेगा ये करके लाओ, हम चेक कर लेंगे, वो करके दिखाएगा नहीं। अप्रेंटिसशिप में वो करके दिखा रहे, तुम ऑब्जर्व करो, फिर तुम करना, वो ऑब्जर्व करेगा। बट यहाँ पे
वो डायरेक्ट काम दे देगा, तुम करके दिखाओ, वो चेक कर देगा, और कुछ गड़बड़ होगा तो तुमको समझा देगा, सिखा देगा। एक होता है जॉब रोटेशन, तुमको कभी किसी काम में डाले ताकि हर काम का तुमको नॉलेज हो जाए। कभी तुमको मार्केटिंग में डाल रहे हैं, कभी तुमको सेल्स में डाल रहे हैं, कभी तुमको एडमिन में डाल रहे हैं, ताकि तुम सब लेवल का काम सीख जाओ। तो ये सब होता है ट्रेनिंग का। जॉब इंस्टीट्यूशंस, जॉब इंस्ट्रक्शंस, तुमको हम एक पूरा डिटेल बना के दे दिए कि ऐसे ऐसे तुमको काम करना है, अब उसको देख देख के तुम काम करते हो, एक लिख के दे दिए पूरा डिटेल। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा होगा? ये एक इनफॉर्मल तरीका है ट्रेनिंग देने का। यहाँ पे स्टाफ मोटिवेटेड रहेगा, कोई काम सीख जाएगा पहले ही, तो डर नहीं लगेगा उसको। काम सीखते सीखते काम करते हो तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, जल्दी सीखते हो। ये एक टाइप का आर्टिफिशियल क्लासरूम है। ये कम एक्सपेंसिव है क्योंकि तुमको ट्रेनिंग देने के लिए अलग से टाइम बर्बाद नहीं हो रहा, तुम करते करते सीख रहे हो। और ये इफेक्टिव भी है क्योंकि तुम्हारा लर्निंग विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है? कई बार रिस्की काम में डर रहेगा, इंजरी का, करते करते कर रहे हो। ये सिस्टमैटिक नहीं है, करते करते सीख रहे हो। अगर ट्रेनर एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा ट्रेनिंग देने। लास्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब पहले काम सिखाएंगे, बाद में काम पे लगना। तो केस स्टडीज दे दिए कि लोग कैसे काम किए थे, वो पढ़ लो, फिर उसके हिसाब से सीख लो, फिर करो। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, यानी तुमको सॉफ्टवेयर वगैरह हम दे दिए, उससे पढ़ लो, सीख लो, फिर काम कर लो। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मतलब दिस इज मोर पॉइंट ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट, तुम्हारा बिहेवियर वगैरह को जज किए, तुमको अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग दी है। क्लासरूम लेक्चर मतलब थ्योरेटिकली पढ़ाई करा के फिर काम पे लगाए। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मतलब तुमको पहले हम एक मशीन दिए, डमी मशीन। वो डमी मशीन में पूरा प्रैक्टिस कर लो, जब तुमको डमी मशीन में काम करना जाए, जिसको वेस्टिबुल स्कूल ऑफ ट्रेनिंग बोलते थे, तो फिर आना मेन काम के ऊपर। लास्ट चैप्टर है जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो रिक्रूटमेंट हो गया, माने इंटरव्यू के लिए बुलाना। सिलेक्शन हो गया मतलब चूज करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, काम सिखाना। अब तुम्हारा काम जब तुम करने लगोगे तो टाइम टू टाइम तुम्हारे काम को चेक करना, उसके हिसाब से तुम्हारा सैलरी वैलरी बढ़ाना। ये हो गया जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। काम में क्या चाहिए और तुम कैसा कर रहे हो वो चेक करना, इस जॉब इवैल्यूएशन। स्कोप ऑफ जॉब इवैल्यूएशन में क्या बोला? यहाँ पे इवैल्यूएटिंग एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द जॉब फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। द इवैल्यूएशन इज ऑलवेज इन रिलेटिव, नॉट टू एब्सोल्यूट टर्म। द आइडिया ऑफ इवैल्यूएशन सर्टेन जॉब अगेंस्ट द अदर जॉब। एक अलग अलग काम में क्या क्या लगता है ये चेक करना इस जॉब इवैल्यूएशन, ताकि हम जब मेरा एम्प्लॉय आए हमको खुद को पता होगा कि इस काम में क्या लगता है। जॉब इवैल्यूएशन मतलब उस काम में क्या क्या लगेगा। मेरा गलती हो गया, जॉब इवैल्यूएशन मतलब उस काम में क्या क्या लगेगा, और परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब तुम कैसा काम किए। तो जॉब इवैल्यूएशन मतलब उस काम में क्या क्या लगता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन क्या हुआ? पीरियडिकल रिव्यू होगा, कितना वेजेस देना चाहिए किस काम के लिए वो समझ पाएंगे, कैसे उस काम में गलतियों को कंट्रोल करना है वो पहले से समझा हुआ रहेगा, लगातार कैसे वेजेस बढ़ाना है वो भी प्लानिंग में रहेगा, जॉब को इवैल्यूएट करके रखेंगे तो लेबर लोग के साथ वेज को लेकर बार्गेनिंग हो पाएगा, अलग अलग काम के लिए अलग अलग वेजेस डिसाइड कर पाएंगे, डिफरेंशियल पीस वेज रेट जो टेलर का होता है, एज वाइज, जेंडर वाइज, कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज हम पहले ही काम को बांट देंगे ताकि बाद में भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं। अब आता है जॉब एनालिसिस, मतलब उस काम का इंफॉर्मेशन को पता लगाना कि उस काम में क्या क्या लगेगा। जॉब इवैल्यूएशन एनालिसिस मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना, उस काम में कितने लोग लगेंगे, कितने लोग ऑलरेडी हैं इस काम में, कितने लोग चाहिए हमको, किस टाइप का क्वालिफाइड लोग चाहिए, मेरा किसके अंडर में कौन होना चाहिए, उस जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा आदमी जॉब के लिए फिट होगा, ये सब चेक करना है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का क्या फ़ायदा है? स्मूथ काम चलेगा, प्रॉपर कंपनसेशन प्लानिंग कर पाएंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग का प्लानिंग कर पाएंगे,
किस काम में कितना देर लगेगा वो आइडिया रहेगा। तो देखेंगे कोई लेबर कम जल्दी काम कर रहा है या स्लो काम कर रहा है, काम का ओवरलैपिंग नहीं होगा, माने कौन किसका बॉस कौन किसका जूनियर, वो पहले ही प्लानिंग हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा। तो कौन आदमी जॉब के लिए वर्दी है कि नहीं है वो भी पता चल जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब एम्प्लॉय को बताना कि उसको क्या क्या करना है, उसके जॉब कौन सा पोस्ट होगा, उसका कौन से ऑफिस या ब्रांच में वो बैठेगा, क्या काम है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस काम में, सब एम्प्लॉय को समझाना। उसका ड्यूटीज़ क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को समझाना ही जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या फ़ायदा है, तुम्हारा परफॉर्मेंस बेटर होगा, तुमको जॉब पहले ही समझा देंगे। तो जब कंपनी को बता रहेगा कि किस जॉब में एम्प्लॉय को क्या बताना है, तो उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के टाइम में समझा देगा वो। सबऑर्डिनेट्स को भी पता होगा, सुपीरियर को भी पता होगा सबऑर्डिनेट को क्या क्या काम देना है, क्या क्या काम खुद करना है, किस काम में कितना लोग लगेगा, वो भी प्लानिंग इजीली हो पाएगा। सैलरी वगैरह ठीक से फिक्स हो पाएगा। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब कैसा फिजिकल या मेंटल हेल्थ चाहिए इस काम के लिए, क्या पोस्ट इस काम के लिए बेटर होगा, कितना क्वालिफिकेशन इस काम के लिए बेटर होगा, वही ऊपर वाला ही ज्ञान को रिपीट करना। अब आता है मेन आंसर, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब तुम्हारा काम कितना सिस्टमेटिक वे में किए हो, कितना ठीक से किए हो, वो चेक करके तुम्हारा फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट का बात करना। इसका फ़ायदा क्या होगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, उसको प्रमोशन देने में इजी होगा। काम अच्छा किया प्रमोशन मिलेगा, काम खराब किया परफॉर्मेंस अप्रेजल में तुम काम कैसा किए, तुमसे कम्युनिकेट किया जाएगा कि देखो कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ कहाँ ठीक करने का ज़रूरत है। तुम्हारा सैलरी वैलरी इसी से डिसाइड होगा। जो बेटर काम करेगा उसको प्रमोशन देंगे। और तुम्हारा सिलेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ है, तुमको इस जॉब में रखना है कि निकाल देना है, वो परफॉर्मेंस